तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हुई है। ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत और उत्तर प्रदेश में करीब 58% वोटिंग हुई है। आगरा में 54% वोटिंग, फतेहपुर सीकरी में 57.02% वोटिंग हुई है। मैनपुरी में 58.60% वोटिंग हुई है। हाथरस में 55.3 और संभल में 62.18% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश का रहा है तीसरे चरण के चुनाव के दौरान। तो तीसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गई है। 10 सीटों पर तीसरे चरण में यूपी में वोटिंग हुई। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है और अब इसका फैसला 4 जून को होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 58% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कल तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि जो उम्मीदवार इन सीटों पर थे उन सभी की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है और कुल मिलाकर जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो 58% वोटिंग उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में हुई है। तो तीसरे चरण के चुनाव में 58% वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई। 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो लगभग 58% वोटिंग यहां पर हुई है। तीसरे चरण के लिए जो चुनाव थे, जो वोटिंग होनी थी, वो खत्म हो गई है। तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। इन 10 सीटों पर 100 प्रत्याशियों में से 8 महिला उम्मीदवार भी शामिल रहीं। सभी 10 सीटों पर लगभग 58% वोटिंग हुई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आगरा से मनोज चाहर और बरेली से आकाश गुप्ता संवाददाता जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आगरा का रुख कर लेते हैं, जहां से मनोज चाहर मेरे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनोज, तीसरे चरण की जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव हुआ। 58% वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहा है। किस तरह से पूरा चुनाव जो है संपन्न रहा तीसरे चरण का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ताजनगरी आगरा की बात करें, दोनों लोकसभा सीटों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो पहले की अपेक्षा तो 2019 में जो वोट प्रतिशत रहा था उससे कहीं ना कहीं 4 से 5% वोट प्रतिशत कम रहा। तो इसकी वजह डर भी बताई जा रही है। तमाम जो राजनेता थे, जो तमाम प्रत्याशी थे, उनके कहीं ना कहीं जो माथे पर चिंता की लकीर बनी हुई है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बार तमाम जो मुद्दे थे, तमाम जो विकास के मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर तमाम जो जनता के बीच जो प्रत्याशी जा रहे थे। तो अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में 2019 में 61.16% मतदान हुआ था, लेकिन अब की बात करें तो अब 59 से अधिक यहाँ मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वहाँ 3 से 4% जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दिया है। अगर विधानसभा स्तर की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में सबसे ज्यादा मतदान 62.3% हुआ है। अगर वहाँ विधानसभा की बात करें तो वहाँ 48% मतदान रह गया, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में 5 विधानसभा आती है। अगर आगरा ग्रामीण की बात करें तो वहाँ 58% रह गया, जबकि इनका जो वोट प्रतिशत 2019 में था वो 63 के आसपास वोट प्रतिशत था। अगर फतेहाबाद या शेरागढ़ विधानसभा की बात करें तो उनमें लमसम दोनों में बराबर 58% के आसपास। तो इनका वोट प्रतिशत जो था, जो पिछली 2019 में जी। लोकसभा चुनाव में था, जो 63% के आसपास था। अगर आगरा लोकसभा की बात करें तो आगरा लोकसभा में जो वोट प्रतिशत रहा है वो 54% वोट प्रतिशत रहा है। अगर पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 में 59.9% वोट प्रतिशत ताजनगरी आगरा की लोकसभा में हुआ था। अगर विधानसभा स्तर से बात करें तो विधानसभा 4 विधानसभा आगरा लोकसभा में आती है। इस बातों में भी जो वोट प्रतिशत है वो बहुत कम दिखा गया है। अगर बात करें कि जो सर जो आगरा से अलग एक विधानसभा जिसमें 3 लाख वोटर कम से कम वहां है, तो वहां प्रतिशत की बात करें तो वहां ठीक ठाक प्रतिशत वोट प्रतिशत देखा गया है। तो कहीं ना कहीं
वोट प्रतिशत है वो आंकड़ा लगाया जा रहा था कि इस बार वोट प्रतिशत है वो 60 से 65 के आसपास रहेगा, 65 से और भी अधिक हो सकता है, क्योंकि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान की अपनी जागरूकता जो फैलाई थी उससे ये बिल्कुल जागरूक हो रहा मनोज, था और कि उम्मीद भी यही की जा रही थी क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से वोटिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया और जिस तरह का जोश इस बार वोटर्स में देखा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद यही थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और कोशिश भी यही की जा रही थी। लेकिन जो 58% वोटिंग हुई है उसके मुकाबले जो परिणाम जो अब सामने आए हैं वो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं निराश करने वाले भी साबित हुए हैं। चलिए आशीष गुप्ता भी मेरे साथ बरेली से जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, बरेली से किस तरह की तस्वीरें सामने आई? देखिए, आपको बता दूं कि बरेली में लगभग 57% मतदान हुआ है और इसमें हमेशा की तरह इस बार भी जो शहरी मतदाता हैं वो फिसड्डी साबित हुए हैं। हालांकि जो 5 विधानसभा सीटें थी बरेली लोकसभा की, उसमें जो 3 देहात की थी, मीरगंज, भोजीपुरा और नवाबगंज, वहां पर लगभग 60 से ऊपर प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन जो शहर और कैंट इलाके की विधानसभा है वहां पर मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है। हालांकि शहरी वोटरों को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए थे और उत्तर प्रदेश में पहली बार एक माई बूथ ऐप बनाया गया था जो एंड्रॉयड और iOS दोनों ही पर डाउनलोड किया जा सकता था। उसमें न केवल बूथ की लोकेशन बल्कि आपके बूथ पर कितनी भीड़ है ये भी देखी जा सकती थी, जिससे लोग जो मतदान करने में कतराते हैं कि वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी होगी, धूप में खड़ा होना होगा, उसका सोल्यूशन भी प्रशासन ने निकालने का प्रयास किया था। लेकिन जो मतदान कर्मी है उनकी उदासीनता की वजह से वो ऐप भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि बीएलओ को वहां पर जो ऐप है उसको अपडेट करना था, लेकिन उनके द्वारा जो अपडेशन किया जाना था वो मौके पर नहीं किया जा सका। इसलिए वो बूथ जो माई बूथ ऐप है वो नाकाफी साबित हुआ और साथ साथ जो गर्मी और तमाम अन्य चीजें थी उसकी वजह से जो मतदाताओं की उदासीनता थी उसकी वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव से इस बार 1.5% मतदान जो प्रतिशत है वो भी बरेली में कम रहा। वही बात करें आंवला की तो वहां पर भी लगभग 57% मतदान ही हो पाया है। लिहाजा वहां भी इस बार पिछली बार की तुलना में कम मतदान हुआ है। इसमें 2 कारण बताए जा रहे हैं। पिछली बार जो 2019 में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे वो अप्रैल माह में कराए गए थे और इस बार चूंकि ये मई माह में हो रहे हैं, लिहाजा जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी। वहीं दूसरी ओर जो सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता है, तमाम जो दावे किए जाते हैं मॉडल बूथ बनाए जाते हैं और जो व्यवस्थाओं की बात की जाती है, जब मतदान शुरू होता है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है नाकाफी साबित होती है और साथ साथ जो मुद्दे होते हैं, कहीं पर रोड की वजह से लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, कहीं पर पुल की वजह से लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, तो इन सभी मुद्दों को शुरू से उठाया जाता है। लेकिन जनप्रतिनिधि भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो स्थानीय अधिकारी है वो भी बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर देते हैं। आशीष, जब चुनाव होते हैं, जब प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं और लोगों से वोट मांगने जाते हैं तो खास तौर पर उन मुद्दों का ध्यान रखना होता है जो लोग चाहते हैं कि उनको उठाया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए, जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको पूरा किया जाए। साथ ही जो वोटिंग प्रतिशत है वो वहां भी कहीं ना कहीं कम दिखाई दिया है, क्योंकि ग्रामीण तो पहुंचे वोट देने के लिए, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनमें जागरूकता फैलाने की ज्यादा जरूरत थी ताकि वो वोट डालने जा पाते। चलिए मेरे साथ मैनपुरी से भी सत्येंद्र जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, मैनपुरी से किस तरह की तस्वीरें सामने आई? क्या शांतिपूर्ण चुनाव वहां भी संपन्न हुआ? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मैनपुरी में शांत प्रिय चुनाव संपन्न कराया प्रशासन ने। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि तीनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता मैनपुरी में मैदान में तो अपने भी साथ बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ये आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग हमारे वोटरों को धमका रहे हैं, इसलिए मैनपुरी में वोट प्रतिशत कम रहा है, हमारे वोट नहीं डालने दे रहे हैं। लेकिन वही भाजपा प्रत्याशी के समर्थक या पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे उन पर भी हमला हुआ है। तो ऐसी 1-2 जगह की पुष्टि हुई, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं एक तो गर्मी का मौसम था जिस कारण मैनपुरी में जो वोट प्रतिशत है वो अब कम रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था। क्योंकि मौसम की खास वजह रही है, क्योंकि ऐसी धूप में जो घर से महिलाएं थी वो निकल नहीं पाई, क्योंकि धूप में लाइन में लगना पड़ता था, इसलिए वोट प्रतिशत आ गया। क्योंकि मैनपुरी में 58% ही अब चुनाव देखने को मिला है। तो प्रशासन के कड़े इंतजाम होने के बावजूद ही कहीं कहीं टेंट भी लगाए गए थे, लेकिन हर जगह वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई, जिससे मैनपुरी में जो वोट प्रतिशत का मार्जिन रहा वो कम रहा है। तो पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन के बहुत कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि मैनपुरी में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े की आशंका की होती तो वहां पर तुरंत तत्काल पुलिस पहुंचा गया, स्वास्थ्य टीम में बरकरार रही। लेकिन पानी पेयजल की सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी और इतना जागरूक किया गया कि मैनपुरी में सभी मतदाता अपना वोट डालें, निर्भर होकर वोट डालें, लेकिन कुछ लोग घर से नहीं निकल पाए, जिस कारण मैनपुरी में मतदान कम रहा है। और ईवीएम में 8 प्रत्याशी थे मैनपुरी में, 3 पार्टी से प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी का ईवीएम में कैद हो चुका है। वो 8 तारीख को फैसला होगा कि मैनपुरी की जनता ने किस प्रकार अब अपना मतदान किया है।
जी चलिए ठीक है, बदायूं से मेरे साथ विजय जुड़े हुए हैं। विजय, किस तरह की तस्वीरें बदायूं से सामने आई? चुनाव के दौरान क्या क्या देखने को मिला बदायूं में? बिल्कुल, आपने जिस तरीके से तमाम हमारे सहयोगी बता रहे थे, बदायूं में जो पिछली बार का लोकसभा चुनाव था वो 51 कुछ % था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है कुछ परसेंटेज जरूर बढ़ा है। या आप ओवरऑल जो इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े दिए हैं वोटिंग प्रतिशत के, वो आंकड़े ये हैं कि बदायूं में 54% से ज्यादा का मतदान जो इस बार हुआ है। लगातार जिला प्रशासन द्वारा जब से आचार संहिता लगाई गई थी, उसके साथ साथ तमाम ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण लेवलों पे और आपके शहरी क्षेत्रों में कराए गए थे वोटरों को जागरूक करने के लिए। लेकिन जिस तरीके का मौसम था, जिस तरीके से भीषण गर्मी है, उससे कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये बढ़ सकता था। और लेकिन जो पिछले लोकसभा चुनाव था उसके मुकाबले जो है 3% बदायूं में वोटिंग जो है ज्यादा हुई है। माना ये जा रहा है कि इसको और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं पोलिंग स्टेशन पे की गई, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने तमाम एलिगेशन लगाए कि वोटिंग परसेंटेज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस पे तमाम तरीके की एलिगेशन थी कि हमारे जहाँ पे इलाके हैं, यहाँ पर हमारे जहाँ पे वोटरों की तादाद ज्यादा है, वहां पर क्या बोलते हैं वोटिंग परसेंटेज को जिला प्रशासन के लोग प्रभावित कर रहे हैं। और बूथ एजेंटों के साथ साथ जो BLO हैं उनको भी पुलिस वहां से प्रताड़ित कर रही है। ये तमाम ऐसी वजह रही। उसके साथ साथ जो है जिस तरीके से बदायूं जिले की आपने बात की, तो बदायूं जिले में इस बार 2 विधानसभा क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होने वाले हैं। बदायूं की अगर जहां तक मैं आपको बात बताऊं, बदायूं में जो है वह क्षेत्र के अध्यक्ष हैं दुर्विजय साक्ष, वो चुनाव मैदान में है। वहीं शिवपाल सिंह यादव की बेटी है आदित्य यादव, वो चुनाव मैदान में है। वहीं बहुत विधायक हैं मुस्लिम खान, वो अपना उम्मीदवार बना है। और लगातार ये लोग अपनी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं में जोश भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करूं तो पिछले वोटिंग परसेंटेज के मुकाबले इस बार जरूर वोटर प्रतिशत जरूर बढ़ा है। लेकिन जिस तरीके से और ज्यादा जिस तरीके से सरकार द्वारा, तमाम चुनाव आयोग द्वारा तमाम तरीके की और बड़े बड़े पॉलिटिशियन द्वारा तमाम तरीके की अपील की गई थी कि पहले जलपान, पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो तमाम कहीं ना कहीं 2 या 3% इसका असर जरूर दिखाई दिया। लेकिन शहरी वोटरों में जो है रुचि दिखाई नहीं दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर वोटर वोट करने निकले हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसकी जो रुचि है वो कम दिखाई दी है। तो इसकी वजह यह है यानी कि वोटिंग प्रतिशत अगर कम रहा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एक गर्मी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकले। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम रहा। हालांकि इसको बढ़ाए जाने के प्रयास बहुत किए गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लगी है। मनोज, जब आगरा में वोटिंग हो रही थी, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल जो है अलग अलग वर्गों को साधने में हमेशा से लगे रहे हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो महिला वोटर्स हो या युवा वोटर्स हो, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से इन वर्गों को साधने के लगातार प्रयास किए गए हैं। लेकिन भले ही वोटिंग परसेंटेज यहां पर कम रही हो, जिस वक्त चुनाव हो रहे थे, जिस वक्त वोटिंग हो रही थी, उस वक्त महिला वोटर्स के या युवा वोटर्स की मौजूदगी कितनी नजर आई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो महिला वोटर है उन्होंने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया है वोटिंग प्रोसेस में। जिस तरीके से देखा गया कि भागीदारी तमाम जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी थे वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि घरों से निकलकर महिला, युवा, बुजुर्ग जो भी हो वो पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। तो यही वजह है लगातार जिस तरीके से जो हालांकि गर्मी की वजह से ये मतदान प्रतिशत है वो कम दिखा है, लेकिन जिस तरीके से जो लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और उनको तमाम जो विकास की योजनाएं बताई गई थी, तमाम विकास के नाम पर वोट जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दे रहे थे और तमाम जो विकास आने वाले समय में विकास कराने के जो दावे अन्य प्रत्याशी कर रहे थे विपक्षी दल के, चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, तमाम के अलग अलग अपने अपने वादे थे। कोई रोजगार को लेकर बात कर रहा था, तो कोई जो पानी, सड़क और जो मूलभूत सुविधा है उनको लेकर बात कर रहा था। तो वही अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बात करें तो वो जो मुफ्त राशन की बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन दिया है, तमाम ऐसी पेयजल व्यवस्था है, गंगा जल का प्रोजेक्ट जो है ये लागू किया है। तो तमाम ऐसे जो व्यवस्थाएं थी उनको लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे थे। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लोग जो है वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनको अपने आप बुलाकर अपने बड़ा सम्मान के साथ उनको देख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जब वोट डालने गए तो लोगों के अंदर एक अलग भाव था, लोगों के अंदर देश रक्षा का भाव था, लोगों के अंदर तमाम जो कैंडिडेट थे उनके जो सही होने और ईमानदार छवि वाले कैंडिडेट को चुनने का भाव था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार जो वोटर है उन्होंने बड़ी शालीनता से और फिर चतुराई से अपना वोट किया है, क्योंकि अब ये महसूस नहीं होने दिया है
कौन से प्रत्याशी को वो वोट कर रहे हैं, कौन से प्रत्याशी को वो पसंद करते हैं, कौन से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पसंद करते हैं, कौन से विकास कार्यों को वो पसंद करते हैं। तो कुछ चतुराई के साथ दिया तो कहीं ना कहीं असमंजस उन सभी प्रत्याशियों में है कि उनको ये आकलन लगाने में भी कठिनाई हो रही है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। ये तो 4 तारीख को परिणाम आएंगे, तब उसके बाद ये चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फतेहपुर सीकरी की बात करें तो राजकुमार शाह और जो गठबंधन के प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवार, जो फौजी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उन दोनों के बीच बड़ी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बिल्कुल मनोज, देखिए मुद्दे हजार हैं और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोटर्स ने अपना वोट अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को दिया है। हालांकि 10 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी उतरे थे उन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका परिणाम 4 जून को सामने आएगा और देखना होगा कि परिणाम किस तरह के सामने आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।